नमस्ते, नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए उपस्थित हुआ कि हम लोग को आज 10th का मैथ में जो हम लोग का 3-4 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है? आप लोगों को उसका पूरा वीडियो मिल गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 3.5 क्या चलेंगे 3.5 चलेंगे और उसका सवाल फर्स्ट नंबर लाया है। अब पूरा सवाल आज आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से करवाया जाएगा और अच्छा तरीक़ा से समझाया जाएगा, ठीक है? देखिए, आप सब बच्चा देखेंगे कि 3.5 में सवाल क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद आप लोगों को सवाल को बनाने का तरीका बताया जाएगा, बहुत आसान तरीका बताया जाएगा। देखिए, मान लीजिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है, ठीक है? ये मान लीजिए सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। सब ये चेक करना है पहले, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे अगर अद्वितीय हल आ जाए तो उसे वर्ग गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। आप लोग को माने हम जब 3 स्टार्ट किए तो उसमें बता दिए कि 3 हमको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, 3-4 में विलोपन विधि पढ़ना है और 3-5 में हम लोग को वर्ग गुणनखंड विधि पढ़ना है। तो वही आज हम लोग कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग गुणनखंड विधि क्योंकि हम लोग 3-5 में आ चुके हैं, ठीक है? इसलिए पढ़े और ये हम लोग का माने पहला में ये 4 सवाल दिया है, इस चारों सवाल को हम लोग रैपिड फायर से इस सबको हल कर लेंगे, ठीक है? फटाफट कर लेंगे। सबसे पहले एक दो बात यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सर यह क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में अगर अद्वितीय हल होगा तभी उसको वर्ग मतलब अद्वितीय हल की स्थिति में जब आएगा तो उसको ही वर्ग गुणन विधि से बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को कुछ बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है? क्या-क्या बात करना पड़ेगा याद रखें। देखिए, जब कोई सवाल A1 बट्टा में A2, ठीक है? और बराबर, ठीक है? और B1 बट्टा B2, एक काम कीजिए आप लोग, क्या कीजिए कि किताब में आप लोग को दिया गया है, ठीक है? उसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? पेज नंबर आप लोग को बता देते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है? पेज नंबर आप लोग का है कितना? तो 51 नंबर पेज नंबर है, उसके नीचे में आप लोगों को ग्राफ माने सारणी में पड़ा होगा, ठीक है? और उसमें दिया रहता है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट, अगर A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 B2 तो इसका मतलब होगा क्या कि एक अद्वितीय हल है। ये इसका अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है, अद्वितीय हल, ठीक है? अद्वितीय हल की स्थिति शर्त, ठीक है? अद्वितीय हल की स्थिति शर्त क्या है कि मतलब जब आप लोग का जब A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 B1 बट्टा B2 जब आ जाएगा तो ये आप लोग का अद्वितीय हल होने की स्थिति होगा। आप मान लीजिए कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2 आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अपरिमित रूप से ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है? अनेक हल होने का शर्त, ठीक है? होने का शर्त अगर ये कंडीशन में आ जाए, फिर आप बोलिएगा सर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2 आ जाएगा तो इसका मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने का शर्त। ये हम लोग को सबसे पहले याद होना चाहिए, ठीक है? आप लोग को पेज नंबर किताब में दे दिया गया है, ये 51 नंबर में उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? 51 नंबर पेज नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है? सारणी में दिया गया है, ठीक है? देखिए, अगर नहीं याद कर पाइएगा ना तो आप लोग क्या हमें मतलब फार्मूला का जो हम अपने हाथ से लिखे हैं फार्मूला उसका भी कॉपी आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग को मतलब पीडीएफ बना के आप लोग को मतलब जो मेरा चैनल है ना उस पे आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है? या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दूंगा, ठीक है? अगर हो जाएगा तो आप लोग लेकिन केवल आप लोग अभी तक ये याद करना है क्योंकि ये वाला याद करिएगा तब ये सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप मान लीजिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 तब अद्वितीय हल होगा तभी उस सवाल को आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाए तो उसको वर्ग गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, अगर नहीं आ पाएगा तो हम लोग आगे उस सवाल को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? ये बोल रहा है तो पहले हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि A1 बट्टा A2 ये A1 बट्टा A2 इक्वल टू मतलब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के मतलब अद्वितीय हल होने का ये शर्त होता है। फिर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त है ये। ऐसा कंडीशन आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उसका। फिर अगर ये ऐसा आ जाए कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2 आ जाए तो कोई हल नहीं होने का शर्त है। तो हम लोग सबसे पहले इसको याद रखेंगे, ठीक है? याद रखना ही है, ठीक है? याद रखना ही है, ठीक है?
और एक दो बात और हो। अब हम लोग सीखेंगे कुछ कुछ, क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग कुछ कुछ ये बात सब नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन आएगा तो हम लोग याद रखेंगे अद्वितीय हल होने की शर्त है, ये कंडीशन आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ये कंडीशन आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोग याद कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आप लोग को वर्ग गुणनखंड और वर्ग गुणनखंड विधि होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को नोट करना पड़ेगा। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आप लोग यहाँ तक हो गया। चलिए तो इनको मिटा दें, आप लोग को हो गया ना। चलिए यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग चलेंगे इसका कुछ कुछ वर्ग गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना फार्मूला को आप ले लीजिएगा, उसमें पूरा फार्मूला आप लोग का लिखा रहेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उसमें आप लोग का पूरा फार्मूला आप लोग को लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझिए, अब हम थोड़ा वर्ग गुणनखंड विधि का फॉर्मूला लिख देते हैं। आप जो 3-5 चैप्टर होगा ना उसके पीछे भी दिया रहता है, आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं। 3-5 के पीछे में जो है पेज पीछे होगा उसको दिया होगा। मतलब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स का फॉर्मूला होता है कि B1 इंटू C2 माइनस में B2 और C1, ठीक है, और नीचे में होगा A1 इंटू B2, ठीक है, फिर A2 और B1। ये हम लोग का एक्स का फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एक्स का। अगर x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालेंगे तो B1 इंटू C2 माइनस में B2 और C1 बट्टा में A1 इंटू B2 और माइनस में A2 इंटू B1। फिर आप y के लिए क्या निकाला, देखिए y इसमें फार्मूला होता है दोनों में। जैसे हम लोग इसको अगर इसमें नहीं कहता तो हम इसको विलोपन विधि से विधि से बना सकते हैं, लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि जब अद्वितीय होगा तो उसको हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसका y का फॉर्मूला होगा कि C1 A2 माइनस में C2 A1 और बट्टा में A1 इंटू V2 और माइनस में A2 B1। ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा y के लिए, जिस चीज के लिए, y के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए हम लोग, ठीक है, y के लिए फॉर्मूला होगा। तो x का हो गया फॉर्मूला B1 C2। देखिए हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, 1 और 2 ऊपर में BC याद रखेंगे, केवल BC ऊपर में होता है और नीचे में दोनों में सेम रहता है। देखिए नीचे में दोनों सेम होगा, A1 B2 माइनस में A2 B1, A1 B2 माइनस में A2 B1, है ना। तो 1 2 2 1 उल्टा करके 1 2 2 1, ऊपर में 1 2 और फिर 2 1, मतलब ऊपर यहाँ पर भी 1 2 होगा तो यहाँ पर भी 1 2 होगा, 2 1 यहाँ भी हो 2 है, लेकिन केवल क्या होगा आपके BC ऊपर में रहेगा, BC ऊपर में रहेगा, यहाँ पर A और B रहेगा, A और B रहेगा। फिर यहाँ पर C1 A1 रहेगा, A2 रहेगा, तो 1 2 और 2 1 उल्टा करके फिर 1 2 और 2 1, लेकिन हम लोग यहाँ पर AC रहेगा और यहाँ पर AC रहेगा, यहाँ पर BC और यहाँ पर हम लोग इसमें BC। तो हम लोग कम से कम यहाँ पर हम लोग ये और ये दो फॉर्मूला जो होता है हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। माने अगर जिसमें मान लीजिए कि अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाए तो वर्ग गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा ना हो, तो इसीलिए हम लोग दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सवाल बना लेते हैं। पहले जिसे हम बता दिए थे कि A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2 क्या है, अद्वितीय हल होने की शर्त है। फिर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 C2 अगर हो जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। फिर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2 रहेगा, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये बीजगणित निरूपण से है। अगला ये x का फॉर्मूला होगा, वर्ग गुणनखंड विधि से दो फॉर्मूला होता है, x निकालने के लिए और y निकालने के लिए। x से निकालने के लिए B1 C2 माइनस में B2 C1 और A1 इंटू B2 और A2 B1, ठीक है। y का मान होगा C1 A2 माइनस में C2 A1 बट्टा में A1 इंटू B2 और माइनस में A2 B1। ये दो फॉर्मूला हम लोग का x और y निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अगर ये फॉर्मूला से याद हो गया, सब कुछ कर लिए, तो अगला पहला सवाल जो दिया हुआ है उसको हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। ये दो चीज नीचे याद हो गया, अगर हो गया तो समझ गए, तो आप लोग अब हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है। सवाल बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, पहला सवाल है, ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है बना रहे हैं, इसका अब हल निकाल रहे हैं, यहाँ से आंसर आप लोग का बना रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल का क्या सवाल है, x माइनस 3y और माइनस में 3 बराबर 0 दिया हुआ है। देखिए कैसे करना है, कैसे A1 B1 से निकालना है, मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो A1 का मान हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक है, और B1 का मान, y के पीछे क्या 3 है, लेकिन इसके पीछे क्या माइनस है, तो माइनस में 3 लेंगे। फिर C1 का मान 3 है, देखिए 3 है और यहाँ माइनस में 3 पढ़ लेंगे, C के मान तो पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर समीकरण 1 का मान 1 में से निकल गया। फिर यहाँ पर 3x और माइनस में 9y और माइनस में कितना 2 बराबर 2 0, ठीक है। x के पीछे क्या है 3 है, तो A2 का मान कितना आ जाएगा 3। फिर B2 का मान कितना आ जाएगा, y के पीछे कितना 9 है, लेकिन माइनस में लगा है तो माइनस में 9 लेंगे। और फिर C2 का मान कितना आ जाएगा माइनस में 2। ऐसे निकालेंगे हम लोग A1 B1 सब, ठीक है। अब उसके बाद चेक कर लेंगे कि कौन स्थिति में है, कि मतलब अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है।
अद्वितीय हल आ जाए तो वर्गीकरण विधि से बनाएंगे, और नहीं आ पाएगा तो नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ेगा सवाल। मान लीजिए देखिए a1 बट्टा a2, ठीक है, a1 बट्टा a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, तो 1 बट्टा क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए, ठीक है। b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना है देखिए b1 बट्टा में b2, तो b1 का मान कितना है तो माइनस में 3 और बट्टा में माइनस में 9, ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 9, 1 बट्टा कितना आ गया 3, तो 1 बट्टा 3 कर लीजिए यहाँ पर। फिर c1 बट्टा c2 कर लीजिए, c1 बट्टा c2 का मतलब c1 का मान कितना है तो माइनस में 3 है और c2 का मान कितना है माइनस में 2 है, माइनस माइनस कट लीजिए, 3 बट्टा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? मतलब a1 बट्टा a2 बराबर 1 बट्टा 3, b1 बट्टा b2 बराबर 1 बट्टा 3, c1 बट्टा मतलब 3 बट्टा 2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या कंडीशन आ रहा है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है, आप बराबर c1 बटा c2, सबको देख लेते हैं। क्या a1 बटा a2 1 बटा 3 है, तो b1 बटा b2 1 बटा 3 है, मतलब ये दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, c2 3 बटा 2, ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये 3 बटा 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगेगा, तो कट्टों का हो जाएगा बीच में, तो इसका मतलब इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन कंडीशन था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और इक्वल टू नॉट c1 बटा c2, तो इसका शर्त है क्या कि कोई हल नहीं होने का शर्त है, कोई हल नहीं होने, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कभी हल होने का शर्त नहीं है, ठीक है ये सवाल। तो मतलब इस सवाल को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस सवाल को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई हल नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अद्वितीय हल स्थिति आना चाहिए, तब ये वर्गीकरण की विधि से बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग पहला सवाल नोट कर लीजिए कि एक्स माइनस में 3y माइनस में 3, तो एक्स के पीछे कुछ नहीं था, एक था तो 1 ले लिए, b1 y के पीछे क्या 3 है तो माइनस में 3 ले लिए, क्योंकि माइनस में है यहाँ, और c का मान माइनस 3 है तो उसके पीछे कुछ नहीं होता है। एक्स के पीछे माइनस, एक्स के पीछे क्या 3 है 3 ले लिए, वाई के पीछे माइनस 9 है तो माइनस 9, सी के जगह पर अचर पद होता था माइनस में 2 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए कि a1 बटा a2 बराबर 3 होगा, b1 बटा b2 बराबर इतना हो गया। आप देख लेते कौन हल का कौन कंडीशन है, तो इसका हल, इसका कंडीशन क्या आ रहा है कि कोई हल नहीं होने का शर्त में आ रहा है, इसके मतलब सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल। अब यहाँ पर आ जाइए, अब दूसरा सवाल क्या बोला उसको देख लेते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। देखिए पूरा मिटा देते हैं, जैसे आप लोग का अच्छा से स्पेस आ जाए और जो सवाल को हम अच्छा से समझा पावे, ठीक है। तो दूसरा सवाल हम लोग का क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहला सवाल का हम लोग का कोई हल नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, देखिए सवाल को इधर लिख ले, सवाल को दूसरा सवाल को इधर लिख लेते क्या, 2x और प्लस में y और बराबर कितना है 5, और दूसरा क्या है 3x प्लस में 2y और बराबर 8, ठीक है। पहले इसको आप मिटा ही देते हैं, ठीक है इधर से। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसमें से निकालेंगे तो 2x, इसको पहले अच्छा से कर लेते हैं, पूरा 5 को इधर ले आते हैं, -5 बराबर 0, तो a1 का मान बताइए कितना हो जाएगा, a1 का मान बताइए आप लोग कितना हो जाएगा, x के पीछे कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, b1 के पीछे, b के पीछे कितना है y है, y के पीछे कुछ नहीं है, y ले लेते हैं, y के पीछे वाला लेते हैं जिसका गुणांक होता है, तो कुछ नहीं तो मतलब 1 होगा, आप प्लस है तो प्लस देंगे, c1 का मान कितना है -5, तो -5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है 3x प्लस में 2y और बराबर कितना 8 है, तो 3x और प्लस में 2y और माइनस में 8 बराबर 0, तो मतलब x के पीछे कितना है मतलब a2 का मान कितना हो जाएगा 3, फिर b2 का मान कितना हो जाएगा 2 और c2 का मान कितना हो जाएगा -8, यहाँ तक आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन आ रहा है, चेक कर लीजिए इसको, a1 बट्टा में a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 और a2 का मान कितना आ रहा है तो 3 आ रहा है, फिर b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा b2 मतलब 1 बट्टा कितना आ रहा है और 2 आ रहा है। देखिए पहले 1 2 पहले ये इसी दोनों को देख के देखते हैं कि a1 बट्टा a2 2 बट्टा 3 आ रहा है, b1 बट्टा b2 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं आ रहा है, मतलब दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब a1 बट्टा a2 अब इक्वल टू नॉट हो रहा है b1 बट्टा b2, ठीक है, इसका मतलब इसका इस स्थिति को अद्वितीय हल की स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब इस स्थिति को मतलब अगर ऐसा स्थिति आ जाए
तो इसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं ना। तो इसका मतलब इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या बोलेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका अद्वितीय हल है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका, इस स्थिति को तो हम अद्वितीय हल बोलते हैं, इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाए, अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाए, तो इसका मतलब इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और x का मान और y का मान निकालते हैं। अब हम लोग पहले x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने की फॉर्मूला क्या बताए थे कि b(c) पहले आएगा तो b1 c2 और माइनस में b2 c1 और बट्टा a1 इंटू v2 और माइनस में a2 b1 हो गया। और x का निकालिए b1 इंटू c2, मतलब b1 का मान यहाँ देख लीजिए, b1 का मान यहाँ देखिए, b1 आ रहा है, b1 का मान कितना 1, ठीक है। C2 गुना C2 का मान कितना आ रहा है, C2 का मान माइनस में 8 आ रहा है, तो माइनस में 8। B2 का मान चेक करिए, B2 का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 कर लीजिए। C1 का मान कितना है, C1 का मान कितना आ रहा है, तो कितना है -5, तो -5 कर लीजिए, ठीक है। आप A1 इंटू एट, मतलब A1 इंटू B1, A1 का मान कितना है 2, आप B2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 2, मान को पुट करते रहिए, जो आप लोग मान निकालें उसका मान रखना है इसमें आप लोग को, ठीक है। माइनस तो माइनस कर लीजिए। A2 का मान कितना है, A2 का मान हम लोग कितना है 3 और B1 का मान कितना है, तो 1, यहाँ पर 1 कर लीजिए। अब यहाँ इसको हल कर लीजिए, 1 गुनी माइनस में 8, तो माइनस में 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 10 अब बट्टा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और माइनस में 3, 3 गुना 1 3 आ जाएगा ना, 1 गुना 8 माइनस में 8, माइनस माइनस प्लस, तो 5 गुना 2 कितना 10 आ जाएगा प्लस में, 2 दूना 4 और 3 1 माइनस में, तो यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10 में से 8 गए कितना आ जाएगा 2 और 4 में से 3 गया तो 1, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को y का मान निकालना है, इसी प्रकार से हम लोग को y का मान निकालना है, ठीक है। अब y का मान निकालते हैं, तो y बराबर, ठीक है, y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और y का मान यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। y बराबर क्या होता है बताइए, y बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे कि C1 A2 माइनस में C2 A1 और बट्टा में क्या बताए थे A1 B2 और माइनस में A2 B1। आप इसका मान रख दीजिए, C1 का मान देखिए कितना है, C1 का मान यहाँ पर कितना -5, तो -5 गुना A2 का मान कितना है, A2 का मान यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए माइनस। अब यहाँ देखिए C2 का मान कितना है, C2 का -8 है, तो माइनस में 8 कर लीजिए गुना, और कितना है A1 का मान, A1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 कर लीजिए बट्टा, ठीक है। अब A1 B1 इसको कुछ देखना नहीं, आप जो यहाँ पर आ रहा है वही आ रहा है, देखिए दोनों सेम है ना, तो जो यहाँ आया वहीं पर यहाँ पर आएगा, इसका मतलब 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1 लिख लीजिए -15, ठीक है। यहाँ दिखा दे, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, देखिए यहाँ देख लीजिए -15 और 8 गुना 16 आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, 16 प्लस में 16 आ जाएगा, और ये 4 और माइनस में 3, तो 16 में से 15 प्लस माइनस क्या होता है 1 मतलब 1 आ जाएगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना हम लोग का आ जाएगा, तो सॉरी y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः x बराबर 2, ठीक है, और तथा y बराबर 1, यही आप लोग का आंसर है। y का मान निकल जाएगा हम लोग का 1 और x का मान कितना निकल गया है, तो 2। इसको आप लोग नोट कीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। तो हम लोग का दूसरा सवाल जो अद्वितीय हल की स्थिति में आया, और उसके बाद हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि से x का मान और y का मान निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए यहाँ पे, ठीक है, सुना रहा है ना, चलिए नोट कीजिए पहले आप लोग। हो गया, यहाँ तो दूसरा सवाल हो गया, अब हम इसका चलते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। चलिए आप लोग हम टाइम दे देते हैं उतारने के लिए, ठीक है, कि आप लोग उतार भी सकते हैं। अब तीसरा सवाल इनका चलते हैं, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, कहाँ गया, चलिए देखिए यहाँ देखिए तीसरा सवाल क्या है, देखिए तीसरा सवाल देखिए 3x माइनस 5y और बराबर कितना है 20। थोड़ा इसको पहले हल कर लेते हैं, मतलब थोड़ा हल इसको 20 को इधर ले आते हैं, ठीक है।
5y और माइनस में 20। आप बताइए, आप लोग को अब निकालने आ गया होगा कि x के पीछे जो रहता है a1 का मान होता है 3, फिर b का 1 का मान y के पीछे रहेगा -5 और -5 और c1 का माइनस में 20। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें और दूसरा समीकरण दिया है कि 6x माइनस में 10y और बराबर 40 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6x माइनस में 10y और माइनस में 40 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब a2 का मान कितना हो जाएगा 6 और b2 का मान कितना आ जाएगा, तो y के पीछे -10 कर लीजिए और c2 के पीछे कितना आ जाएगा, तो माइनस में 40 आ जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का इतना हो चुका है। आप इसमें चेक करना है कि हम लोग का a1 a2 बराबर आ रहा है कि नहीं। तो a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है 3 और बट्टा में 6 काटिएगा तो 1/2, तो मतलब 1/2 आ गया। फिर b1 बट्टा b2 निकालेंगे, तो b1 का मान कितना है, तो माइनस में 5 और माइनस में 10, तो माइनस माइनस कट गया। देखिए b1 का -5 और b2 का -10 कट दिए, प्लस माइनस सॉरी 5 और 10, तो 1/2, तो 1 बट्टा कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। फिर अगर दोनों सेम आ रहा है, देखिए 1 और 2 आ रहा है, तो c1 बट्टा c2 को भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो कर लेते हैं इसको भी चेक। तो माइनस में 20 और माइनस में कितना आ रहा है 40, तो माइनस माइनस काट दीजिए, 20 दूना 40, 1/2। देखिए c1 बट्टा c2 का मान भी कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। आप ये देखिए सब बराबर आ रहा है, सब बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टा b2 आप बराबर c1 बट्टा c2, सब बराबर आ रहा है, सब का मान 1/2, a1 बट्टा a2 का मान भी 1/2, b1 बट्टा b2 का मान भी 1/2 और c1 बट्टा c2 का मान, सब का मान क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसका अपरिमित, ठीक है, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अपरिमित लिखा था है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अब ये भी इसका कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, ये सवाल को आगे नहीं बढ़ाना है आपको, यही सवाल से को केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही आगे बढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि सब का मान a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 और c2 आ रहा है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अभी सवाल को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, कंडीशन को चेक करना पड़ता है, कंडीशन अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाए तो सवाल आगे बढ़ेगा, नहीं आ पाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक, चलते हैं आगे। हम लोग यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग चलेंगे और इसका पहला का चौथा सवाल जो है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस समय पहले हम लोग निकाल लेते हैं a1 का मान बताइए, x के पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, b1 के पीछे b1 के y के पीछे क्या माइनस में 3, तो माइनस में 3 कर लीजिए और c1 का माइनस में 7 आ जाएगा। फिर अगर दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है कि 3x और माइनस में 3y और माइनस में कितना बोल रहा है 15 बोल रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए यही ना, अब यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो a2 का मान कितना निकलेगा 3 निकल जाएगा, फिर b2 का मान कितना निकल जाएगा माइनस में 3 निकल जाएगा और c2 का मान कितना निकल जाएगा माइनस में 15 निकल जाएगा। अगर हम लोग चेक करें a1 बटा a2 बराबर, तो क्या हो जाएगा a1 का मान कितना आ रहा है 1 और a2 का मान कितना 3 आ रहा है। फिर b1 का और b2 चेक करें तो हम लोग का माइनस में 3 और यहाँ माइनस में 3 आ रहा है, काटिएगा तो 3 से 3 कटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग 1 आ रहा है। अब यहाँ पर अब 1 बार 3 और इसका 1 आ रहा है, ये दोनों तो सेम नहीं। इसके बाद आप मान लीजिए कि आपको आगे बढ़ाना कैसे, अब नहीं बढ़ाना जरूरी उतना नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं आ पा रहा है, तो जब नहीं से सेम आ तो आगे बढ़ा के बराबर है उसका बराबर है कि नहीं, तो नहीं आ रहा तो कितना क्यों आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब हो गया कि a1 बट्टा में a2 आप बराबर b1 बट्टा b2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इस स्थिति में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
और जब अद्वितीय हल हो जाता है तो आपको पता है कि सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ये कंडीशन में आ गया तो इस सवाल को क्या बढ़ाएंगे, अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाएगा तो सवाल को आगे बढ़ाएंगे और वर्ज गुणनखंड विधि से इस सवाल का हम लोग आंसर निकालेंगे। आप वर्ज गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, ठीक है, आप लोग सबका आंसर निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो b1 इंटू c2 माइनस में b2 c1 अब बट्टा में a1 इंटू b2 और माइनस में a2 b1। अब b1 का मान देखिए, b1 का मान यहाँ पर सब कुछ लिख के दिए हैं, यहाँ पर भी a1 b1 c1 लिखा है, यहाँ पर a2 b2 c2 लिखा है, तो इसका मतलब b1 का मान कितना है, तो माइनस में 3 गुना c2 का मान जगह c2 पर कितना देगा -15, फिर b2 का मान कितना है, b2 का मान हम लोग का -3 आ रहा है, तो -3 दे दीजिए यहाँ पर, और फिर c1 का मान कितना आ रहा है, तो -7 है, तो -7 दे दीजिए आप लोग, और a1 अब a1 का मान देख लीजिए कितना है 1 और b2 का मान कितना है -3, ठीक है, और a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, ठीक है, गुना b1 का मान कितना है, तो -3 है, ठीक है सर। आप इसको हल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस कट गया, गुना में तो कट जाता माइनस, 15 दिया 45 माइनस, अब यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना है तो 3 में 7 कीजिएगा तो माइनस में कटेगा नहीं, काट दीजिए, 7 के कितना आ जाएगा 21 बट्टा 3 माइनस में 3 आ जाएगा और ये माइनस में प्लस में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितना आ रहा है, तो 45 में से कैसे घटाना है, 45 में से घट कर कितना बचेगा 24 बच जाएगा ना, 5 में से गया तो 4 और 4 में तो 24 और बट्टा माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस होता है, तो 9 में 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6। देखिए जिसको बच्चा को प्लस माइनस नहीं आता होगा तो उसका वीडियो आप लोग को बना दिया गया, क्योंकि आप लोग देखिए इसी मान लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है गुना समय कुछ में, तो हम लोग प्लस माइनस सिखा दिए हैं, ठीक है। 6 चौका कितना आ जाएगा 24, इसका मतलब हो जाएगा कि 4 इसका आंसर, एक्स का मान हम लोग कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, एक्स 7 कितना आ गया 4। अब y का मान निकालते हैं इसका, ठीक है, y का मान निकालते हैं तो y का फॉर्मूला लगा ले, y का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, क्या लगा लेते हैं y का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको निकालिए पहले आप लोग, तो उसका x का निकाल नहीं है, y का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, उसका तो y का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, आप y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर y का फॉर्मूला लगाते तो हम लोग क्या बोलते हैं, y का फॉर्मूला क्या होता है b1 c1 इंटू c1 a2 माइनस में c2 a1 अब बट्टा में a1 इंटू b2 और माइनस में a2 b1, यही होता है फॉर्मूला। अब c1 के जगह पर क्या देंगे, c1 कितना है, c1 के जगह पर कितना है -7, तो -7 अगुना, ये c1 इंटू के मतलब होता है गुना, a2 की जगह पर कितना देंगे, a2 की जगह पर 3, यहाँ पर 3 कर लीजिए, c2 कितना है, c2 का -15 और a1 का मान कितना है 1, तो ये कर लीजिए, a1 और a1 का मान कितना है तो 1 और b2 का मान कितना है -3 माइनस, और a2 का मान कितना है a2 यहाँ पर कितना है 3 और b1 कितना है, तो b1 का मान कितना है -3, ठीक है। अब 7 के 21 -21 माइनस माइनस प्लस, यहाँ में क्या माइनस है तो 15 गुणे तो 15 देगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, तो प्लस कर दीजिए, 3 माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस में 9 हो गया। 21 और 15 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 21 में से 15 घटाए कितना आ जाएगा माइनस में 6 बट्टा माइनस प्लस क्या होता है प्लस में 6, इसका तो प्लस में 6 आ रहा है ना, प्लस में 6 आ रहा है, ठीक है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब माइनस में, y का मान कितना आया तो -1 आ गया, ठीक है, आंसर मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग का पहला का पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, पहला में आप लोग को 4 गो सवाल था, उसको हम लोग क्या कर लिए हैं तो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, चारों सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। x का मान 4 और y का मान -1 है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग का ये सवाल आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दिया है, माने पहला जो था हम लोग का, पहला था जो हम लोग का 3.5 में पहला सवाल 4 को था, उसको पूरा करवा दिया है। सब में क्या था कि अद्वितीय हल को चेक करना था कि अद्वितीय हल है, उसे इसमें वर्ग गुणनखंड विधि से हम लोग को बनाना था, अगर नहीं आ पाए तो नहीं बनाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सिखा दिया, कुछ कुछ बात बता दिया आप लोगों की, कुछ कुछ आप लोगों को परिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, मतलब फिर कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, अद्वितीय हल होने का शर्त क्या, अगर बीजगणित विधि से करते हैं तो क्या होगा, तो उसको आप और फिर वर्ग गुणनखंड विधि से खुद 2 फॉर्मूला था, एक्स निकालने के लिए क्या होता है तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 इंटू b2 माइनस में a2 b1
और एक्स वाई क्या निकालना था C1 इंटू A2 माइनस में C2 A1 बट्टा में A1 इंटू B2 माइनस में A2 इंटू B1। तो हम लोग को ये से आप लोग को याद रखना पड़ेगा और आप लोग इसको आप लोग निकाल के और उसको बैठा सकते हैं, इसे अच्छा से निकल सकता है। अब एक माने एक पूरा जो सवाल 1 नंबर सवाल था उसका 4 सवाल था, उसको पूरा कमेंट करवा दिया गया है। और आप लोग को दूसरा सवाल और है, ठीक है, तीसरा सवाल और जितना भी सवाल होगा उसको आप लोग को अगला वीडियो में आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा एक ही बार पढ़िएगा तो आप लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं सवाल को मतलब कम से कम इस चैप्टर को हम लोग 3-4 भाग में इसको बांटे, आराम से पढ़े, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।